सो स्टूडेंट्स, नाउ विल टेक अप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। ये क्या होता है? तो डॉपलर इफेक्ट्स ये बताता है कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी जो आवाज़ की सुनाई पड़ती है वो अलग होती है दैन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्रिएटेड बाय सोर्स। जैसे आपने कभी आप फील किया होगा कि आप रोड के किनारे खड़े हो, अचानक कोई व्हीकल आई और बहुत तेजी से हॉर्न देते हुए आ रही, तो चौंक जाते हो आप, लगता है कि कुछ ज़्यादा तेज आवाज़ उसकी इंटेंसिटी आ रही है। सेकेंड इम्पैक्ट बताता हूँ कि यू जस्ट स्टैंड बाय द साइड ऑफ रोड एंड कीप ऑन लिसनिंग द नॉइस ऑफ द व्हीकल और विसिल ऑफ द व्हीकल। तो विसिल ऑफ व्हीकल की इंटेंसिटी से आप जान पाते हो वेदर द व्हीकल इज अप्रोचिंग यू और गोइंग अवे फ्रॉम यू, आपकी तरफ आ रही है या दूर जा रही है। इंटेंसिटी घटती है, आवाज़ की इंटेंसिटी घटी, इंटेंसिटी इटसेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी घटती है तो इंटेंसिटी भी क्या हो गई? घट गई। तो दैट थिंग हैपेंस। इवन एम्पलीट्यूड का भी चेंज आएगा, बट ये हम यहाँ पे देख पाते हैं कि इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से क्या है? रिलेशन है। तो दैट थिंग वी सी इन द डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे? रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी, या आप देखो कि ऑन द कंट्री साइड इफ एनी ब्लाइंड पर्सन कुड वॉक अक्रॉस द रोड, तो जान जाता है कि कोई व्हीकल अब चली गई है तब वो रोड को क्रॉस करेगा, क्योंकि उसकी आवाज़, हॉर्न की आवाज़ जो है कम हो गई, मतलब दूर जा रहा है। तो किसी भी व्हीकल का पास आना या दूर जाना हम ऑडियो इफेक्ट में भी देख लेते हैं। इवन यू सी द टीवी सीरियल्स एंड मूवीज, उसमें कोई दिखाएंगे, कोई कैरेक्टर है, कोई हीरो हीरोइन है, वो दिल्ली से लंदन जा रहा है, फ्लाइट भी नहीं दिखाएगा, केवल उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की पहले बहुत तेज थी, बाद में कम कर दिया, कम आवाज़ की इंटेंसिटी को आप समझ गए दूर चला गया, आवाज़ की इंटेंसिटी बढ़े तो पास आ रहा है। तो हमारा ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो एडजस्टेड लाइक दैट कि फ्रीक्वेंसी के घटने बढ़ने से ही इंटेंसिटी का घटना बढ़ना होता है, एंड दैट इज हियर फॉर द डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में हम लोग क्या पाते हैं? दिस एफ डैश द फ्रीक्वेंसी apparent with frequency f original frequency is related with the formula v plus minus vo over v minus plus vs. This formula completes the whole of the Doppler effect. तो f डैश यहाँ पे क्या है? f डैश इज कॉल्ड एज apparent frequency. इसको हम लोग क्या कहते हैं? apparent frequency heard by observer. apparent frequency heard by observer. और f क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये हो गया। v क्या है? v द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट वी टेक अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड। VO इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हमने VO लिख लिया। VS इज द स्पीड ऑफ सोर्स या वेलोसिटी ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे सम फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, F डैश, F, V, VO एंड VS, ये सारे फैक्टर्स को हम लोग वन बाई वन देखेंगे। V द स्पीड ऑफ साउंड, और ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, हर एक का एक वन बाई वन इफेक्ट आई कैन सी। जैसे देखो, मैं कहता हूँ ये ग्राउंड है, एंड ऑन दिस ग्राउंड मान लीजिए मेरे पास कोई व्हीकल है ऐसे, दिट इज द व्हीकल, और ये व्हीकल जो है इट इज क्रिएटिंग सम साउंड इफेक्ट। ये व्हीकल जो है कुछ साउंड क्रिएट कर रहा है। ये कोई आपका कार है, कार के आगे कोई पर्सन है, देखिए ही इज द पर्सन। कार की स्पीड क्योंकि सोर्स है तो ये VS मान लो, मैन ऑब्जर्व कर रहा है, इसकी स्पीड क्या करोगे? VO मान लोगे। तो देखो, कार ने कोई हॉर्न ब्लो किया और ऑब्जर्वर ने उस हॉर्न को पाया, उस हॉर्न की कोई फ्रीक्वेंसी पाया, तो दिस कार इज क्रिएटिंग द फ्रीक्वेंसी F, और इसको सुनाई पड़ा क्या? F डैश। तो कार इज क्रिएटिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड हर्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट।
whenever there is a relative motion. For relative motion between the source and observer, heard frequency is different from actual frequency. So this phenomena of variation in frequency is called Doppler's effect. तो इसको हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ेंगे, करेक्ट। इसी चीज को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कैसे आता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला, डेफिनेशन, फेनोमेना ऑफ वेरिएशन इन observed frequency, variation in observed frequency due to the relative motion between source and observer is called Doppler's effect. यही है आपका डॉपलर्स इफेक्ट। जब रिलेटिव मोशन किसमें है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर में, तो फेनोमेना ऑफ वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे लिख पाते हैं, इट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। वो मैंने बता ही दिया अभी कैसे फार्मूला फ्रीक्वेंसी का था। अब देखिएगा, सपोज अगेन आई एम टेकिंग दिस थिंग, ये कार है हमारे पास, दिस कार इज मूविंग एंड क्रिएटिंग द फ्रीक्वेंसी एफ। इसके आगे कोई ऑब्जर्वर है, ये गोइंग विद द फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वी ओ, और इसकी वेलोसिटी वी एस है, और ये सुनाई पड़ा एफ डैश। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूले में मैं क्या लिखूँ, जस्ट सी एफ डैश इक्वल टू वी ओ ओवर वी एस। यहाँ तक तो आपको ध्यान देना चाहिए, ये चार फैक्टर है। अब मैं प्लस माइनस कैसे करूँगा, ऊपर प्लस करूँ या माइनस करूँ, ये आपको थोड़ी सी बात आएगी। तो देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो इंटेंसिटी भी बढ़ती, इंटेंसिटी ऑफ दी आवाज़ की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, इसको बस रिलेट करना। अब आप देखिए, सोर्स से ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, दूर गया तो इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, कम होगी। इंटेंसिटी जब कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो अगर मैं सोर्स को रोक दूं, केवल ऑब्जर्वर का एक्सक्लूसिव इफेक्ट देखूं, सोर्स को रोक दिया, ऑब्जर्वर का एक्सक्लूसिव इफेक्ट देखो, दूर गया फ्रीक्वेंसी कम हुई। तो फ्रीक्वेंसी को कम होने के लिए यहां मैं साइन क्या डालूंगा, प्लस या माइनस, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर के दूर जाने से फ्रीक्वेंसी घट रही है। अगली बात है सोर्स के लिए, जब सोर्स का देख रहा है तो विल सी द एक्सक्लूसिव इफेक्ट ऑफ सोर्स, लेट द ऑब्जर्वर कम टू रेस्ट। नाउ सोर्स इज अप्रोचिंग, सोर्स अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी भी बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए नीचे मैं क्या कर दूं, डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं कि घटा दूं, घटा दिया जाए, मतलब यहां भी माइनस साइन किया जाए। तो ये हो गया डॉपलर इफेक्ट का पहला केस, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों जगह क्या साइन आ गए, माइनस, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड, दैट्स ऑल। तो पहला केस मैंने बता दिया कि इस केस में कैसे सोर्स और ऑब्जर्वर के मोशन से फॉर्मूले में रिजल्ट आ गया। फर्स्ट केस इज डन। दूसरा केस, कोई एक रेस्ट पे है, तो उसको जीरो कर दो। हो सकता है कि ऑब्जर्वर इज रेस्ट, ओनली कार इज मूविंग, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो। कई बार होगा कार इज एट रेस्ट, सोर्स इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग, तो सोर्स को जीरो कर दो, तो वो वाले फॉर्मूले भी हो गए। तो वो वाले केसेस भी आपको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। कोई वेलोसिटी अगर वी ओ जीरो, हम वी ओ को जीरो कर लेंगे फॉर ऑब्जर्वर एट रेस्ट, फॉर्मूले में रेस्ट पे डाल दो, खत्म कर दो उसको। वी एस को जीरो कर दो फॉर सोर्स एट रेस्ट, और सोर्स एट रेस्ट पे तो वी एस को जीरो कर दो या उसको जीरो कर दो, ये हमारा सोल्यूशन मिल सकता है। तो पहला केस में क्या कर, दे वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अदर पार्ट आई कैन डू द सेम वे, जैसे हमने पहला केस ये किया, ऐसे दूसरा केस में कर सकता हूँ, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन द डॉपलर इफेक्ट, सी दिस कार ऑन द रोड गोइंग लाइक दिस, ये वी एस इधर जा रहा है
और मान लीजिए आपका सोर्स जो है ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग दिस वे इन दिस डायरेक्शन, दोनों लोग ऐसे आ रहे हैं। अब आपको देखना है फ्रीक्वेंसी बढ़ी या घटी, तो इट इज द एफ एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज एफ डैश। तो नाउ यू सी एफ डैश इक्वल टू एफ वी वी ओ वी वी एस और प्लस माइनस एक्सक्लूसिव इफेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो बढ़ी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्लस, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई। अब देखो सोर्स क्या हो रहा है, सोर्स जो है पास जा रहा है ऑब्जर्वर की, इसको रेस्ट पे कर दो, तो इसको जब रेस्ट पे आप करोगे ऑब्जर्वर को तो सोर्स उसके पास जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए तो ये तो नीचे माइनस ही किया जाएगा, तो ये फिर से फॉर्मूला सही हो गया। तो दिस आर दी टू एक्सट्रीम केसेस, बाकी केसेस आपने आप सॉल्व कर लेंगे, ऑलवेज विल गेट द रिजल्ट करेक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द केस, आप थोड़ा चेक करिएगा। सपोज एफ इज 600 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स क्रिएटेड, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, velocity of observer is 6 meter per second, velocity of source is say 12 meter per second. Find out the apparent frequency in this case. बताओ क्या आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट द apparent frequency f dash. f dash क्या देखो 600 इंटू स्पीड ऑफ साउंड को ले लो 340 प्लस 6 और क्या होगा 340 minus 6, hence you will get the frequency as 600 346 over 334. तो ये आपको क्या आ जाएगा f dash apparent frequency hertz. तो apparent frequency hertz the formula is this. ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, है कि नहीं। apparent frequency hertz this is 600 340 माइनस 12, यस ये भी क्या होगा 12 ही होगा, यस सही है 12 करोगे तो 340 माइनस 12, तो 340 माइनस 12 कितना आ गया वैल्यू, ये आपका 328 करेक्ट। तो आपकी एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई देखो, एफ डैश इट इज 600, ये मैं गलत लिख दिया था, तो इट इज 346 ओवर 328। तो आपको ये रिजल्ट मिल गया फॉर दी अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट। अपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द रिलेटिव मोशन ये रिजल्ट आता है, समझ गए। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल गई। इफ एनी वन ऑफ देम इज अटेस्ट यू कैन पुट इट एट 0, आपको वो फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके डॉपलर इफेक्ट में जनरल केसेस ऐसे हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर वाज दे वर मूविंग इन द सेम लाइन, क्या हमेशा सेम लाइन में होंगे, नहीं होंगे, तब क्या करेंगे, तो भी तो डॉपलर इफेक्ट होगा। इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर नॉट इन द सेम लाइन तब क्या होता है। तो अगला मैं केस लूंगा व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर नॉट इन अ सेम लाइन, देन V relative is taken along the line of sight. line of sight मतलब जिस लाइन पे एक दूसरे को हम कनेक्ट कर सकते हैं, सीधे जोड़ सकते हैं। अब देखिएगा फॉर्मूला कैसे बनेगा। से दिस आर द टू परपेंडिकुलर पाथ, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर था वो ऐसे जा रहा था VO से, कोई कार इधर जा रही थी जैसी, ये जा रही थी VS से, सोर्स था। इट इज गोइंग विद द वेलोसिटी 6, इट इज गोइंग द वेलोसिटी 12। अब देखो, अब इनको तो परपेंडिकुलर लाइन पे जा रहे हैं। आई विल टेक द कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ साइट। तो मान लो इसका ये θ1 एंगल आ गया, तो इस लाइन पे इसका θ2 एंगल आ गया। तो कॉरस्पॉन्डिंगली लाइन ऑफ साइट पे आप देखो, तो आप क्या कहोगे VO का cos θ1, इट इज VO का cos θ1, ये क्या हो जाएगा VS का cos θ2। एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश दैट इज इक्वल टू एफ टाइम्स V, पास आ रहा है तो क्या करोगे, तो फिर से पास आ बढ़ गया तो VO का cos θ1, वो नीचे देखो V माइनस VS
कॉस थीटा 2, और आपको ये फार्मूला फ्रीक्वेंसी फिर से दे देगा। करेक्ट। यहाँ पे अगेन यू आर सीइंग दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री, बिकॉज दिट इज एट 90 डिग्री ना। तब आप फिर से इसके रिजल्ट कर सकते हो। सपोज ऐसे थीटा 1 वैल्यू इज 53 डिग्री एंड थीटा 2 इज 37 डिग्री, अगेन यू कैन गेट द रिजल्ट्स, फिर से आ जाएगा। तब आप देखेंगे यू टेक द फ्रीक्वेंसीज एज सेम। आपने जो पहले लिया था इसका f की वैल्यू क्या ली थी 600 ना, इट वाज 600, तो आप वही कर लो f डैश दैट इज f इज 600 इंटू 340, vo कितना हो गया 6 और cos 53 डिग्री 3/5 और 340 माइनस vs हो गया 12 और cos 37 डिग्री 4/5। You can put and get the result correct। तो आपका ये फार्मूला भी सही हो जाता है फॉर डॉपलर इफेक्ट। तो देखें हाउ डू वी गेट द कंडीशंस फॉर डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नाउ आफ्टर दिस ये तो जनरल केसेस आ गए। अब इसमें मैं केस लूंगा इसी से रिलेटेड, थोड़ा आपको क्वेश्चन सही से मिलेगा। से इट्स ए सर्कुलर पाथ, ये मेरा सर्कुलर पाथ है एंड देयर इज ए चाइल्ड सिटिंग एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक एंड देयर इज ए टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, रेडियस इज say 10 meters and toy train is moving with a constant omega of say 2 radians per second, correct। This train is creating a frequency f of 200 hertz। so what is the frequency heard by sitting child at the center of the circle? The frequency f dash by the child sitting at the center of this circle वो क्या होगा सोच सकते हैं, चाइल्ड इज एट रेस्ट। अब इस केस में देखो तो फिर से फॉर्म लगा एफ डैश इक्वल टू एफ टाइम्स वी प्लस माइनस वी ओ ओवर वी माइनस प्लस वी एस। तो पहली बात तो चाइल्ड एट रेस्ट, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, तो क्या होगा हमारे पास केस ऑब्जर्वर एट रेस्ट पे आ गया। एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ तो आपका हो गया 200 इंटू 340, ऑब्जर्वर रेस्ट पे तो प्लस माइनस 0 हो गया, समझ गए। अब सोर्स की बात करिए, क्या करेंगे हम लोग, सोर्स इससे पास जा रहा है कि दूर जा रहा है, सेम डिस्टेंस पे। तो अब आप देखो अलोंग द लाइन ऑफ साइट अगर एंगल देखते हो, इफ यू सी द एंगल अलोंग द लाइन ऑफ साइट, देखो तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ साइट ये 90 डिग्री है। तो लाइन ऑफ साइट पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, लाइन ऑफ साइट हैज velocity component as 0, कोई कंपोनेंट है ही नहीं, cos 90 आ गया ना, कोई कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब देयर विल नो फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी एफ डैश रिमेन्स एफ। तो मतलब ये कोई कंपोनेंट नहीं आ गया, तो आप देखेंगे v हो गया फिर से 340, नो वेलोसिटी कंपोनेंट इज सेम, एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई एफ ही हो गई, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो हुआ ही नहीं, ना पास गया ना दूर गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में कभी पूछा भी गया है। तो बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज आर टेकन अलोंग द लाइन ऑफ साइट। इससे हम लोग देख सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, करेक्ट। यस, दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। जैसे मान लो हम तो ये बता दिया, इफ जैसे इन्होंने पूछा कि if body and source they are going in the opposite direction, तब क्या होगा, अच्छा चीज है। तो देखो अगला मैं केस ले रहा हूं कि द कार, ये कार है, इट इज गोइंग अवे एंड ऑब्जर्वर इज ऑल्सो गोइंग लाइक दिस, वी ओ वी एस इज 12, वी ओ इज 6, समझ गए। एफ की वैल्यू फिर से आप क्या मान लो कि स्टडी में 600 ही रखो, कोई बात नहीं। अब देखो वी एफ डैश इक्वल टू v प्लस माइनस वी ओ। अब देखिएगा एफ डैश को देखना था,
अब ऑब्जर्वर सोर्स से क्या हो गया, सोर्स को रेस्ट पे रखो, केवल एक्सक्लूसिव इफेक्ट देखो ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर दूर गया तो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी घटेगी, तो माइनस वी ओ अपॉन सोर्स को देखो, सोर्स भी दूर गया, इंटेंसिटी को बढ़ाना तो नीचे क्या होगा प्लस वी एस इंटू क्या आ गया एफ। एक्सक्लूसिव इफेक्ट देखते हैं, हर एक का एक्सक्लूसिव इफेक्ट। तो फिर से आप देखिए, वाट एवर लेट एफ इज 600 इंटू वी इज 340 माइनस 6 over 340 plus 12, you can get this frequency also। तो चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, किसी लाइन पे जाए, कोई एक रेस्ट पे हो गया, ऑलवेज वी गेट इट करेक्ट। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट फॉर द डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे आता है। डॉपलर इफेक्ट जैसे इन द ऑडियो इफेक्ट हैपेंस, द सेम थिंग हैपेंस इन वीडियो ऑल्सो, कि एनी स्टार, कोई स्टार जो है हमसे दूर जा रहा है, कोई लाइट हमसे दूर जा रही है, लाइट सोर्स इज गोइंग अवे, तो फ्रीक्वेंसी घट गई, फ्रीक्वेंसी घट गई तो वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी घट गई तो कोई चीज का वेवलेंथ बढ़ गया, तो मतलब बढ़ा हुआ वेवलेंथ क्या है, रेडिश अपीयरेंस इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो एनी स्टार गोइंग अवे विल हैव रेडिश अपीयरेंस। कोई लाइट सोर्स आपकी तरफ आ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ घट गया, तो वेवलेंथ घट गया तो लेसर वेवलेंथ किधर मिलता है, ब्लूइश की तरफ, जल वॉलेट की तरफ, तो ब्लूइश अपीयरेंस फॉर द सोर्स विल हैपन। तो फ्रीक्वेंसी का अपरेंट चेंज और वेवलेंथ का अपरेंट चेंज से हम लाइट सोर्सेज को भी दूर और पास की बात करते हैं। तो वहाँ भी ये टर्म यूज किया जाता है इन द डॉपलर इफेक्ट इन लाइट ना। तो वहाँ पे हम डेल्टा एफ अपॉन द फ्रीक्वेंसी चेंज या इसकी वैल्यू को हम लोग लिख पाते हैं कैसे, V बाई सी, बस सीधे ये कर दो V बाई सी, अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन लाइट। लाइट पे जो था ये बात होती है, लाइट रेस में अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी V बाई सी द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ डाल दो, और V द कितने स्पीड से दूर है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो हम रेस्ट पे माने, दैट स्टार इज गोइंग या दैट वेक्टर इज गोइंग फास्ट एंड स्लो लाइक दैट, तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो लाइट रेस में आप ये चीज यूज करते हो, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा दोनों को देखना पड़ता है, बट देयर इन लाइट हम सिमेट्रिकल पैटर्न मान लेते हैं। तो दिस वाज फॉर द डॉपलर इफेक्ट लाइक दिस। अब इसमें एक चीज और आती है, बताओ थोड़ा सा जेईई में इस पे एडवांस लेवल पर क्वेश्चन आएगा तो कैसे पूछ सकता है। देखो ये कोई लाइन है, यहाँ पे दिस इज द वॉल, अथवा दिखेगा यहाँ क्या हुआ, से दिस इज द कार, स्पेशल केस आई एम टेकिंग, ये कार है, ये आगे जा रही है, इसके आगे एक ऑब्जर्वर है, ये भी आगे जा रहा है, एंड दिस वॉल इज एट रेस्ट, वॉल भी है। तो इस ऑब्जर्वर को, ये ऑब्जर्वर जो था, इसको एक कुछ बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। एक्चुअल में दो फ्रीक्वेंसी पाएगा, एक f1 और एक f2, ही विल गेट द टू फ्रीक्वेंसीज फॉर द फ्रीक्वेंसी f। फिर से देख लो, सोर्स इज गोइंग हियर विद 12 मीटर पर सेकेंड, Vs is going forward with 6 meter per second, and thus frequency f is 600 hertz। अब देखेंगे वॉल क्या काम कर रही है, वॉल के आने से क्या हो गया। तो वॉल एक्ट्स एज अ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, मतलब इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मान सकते हैं, which reflects the same frequency, what it receives, ये सेम फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब ध्यान देंगे हम लोग क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो हम एक फ्रीक्वेंसी f1 देखते हैं, f1 जो इन दोनों के रिलेटिव मोशन से हुआ, दिस एंड दिस। f1 देखिए क्या आ गया, पहली बात f डैश को ही मैं f1 मान लेता हूं, तो दिस f1 आई विल से इट एज, जैसे यहां पे फॉर्मूले में देखोगे आप, तो इट इज f टाइम्स v, और ये इसके पास जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो माइनस vo ओवर v,
और इसके पास जा रहा है, ये भी, ये इससे दूर गया तो माइनस कर लिया, ये इसके पास जा रहा है तो क्या हो गया, बढ़ाएगा तो माइनस वी एस, ये तो आ गया F1। अब देखिएगा वॉल के पास गया तो वॉल पाएगा F2, F2 वॉल क्या पाएगा वो देखो, F2 वॉल विल रिसीव F2 इज F टाइम्स वॉल इज एट रेस्ट, तो V प्लस 0 और V माइनस वी एस, ये F2 पाएगा वॉल। तो वॉल ने रिसीव किया F2 और यही F2 ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वॉल जो है दोनों काम करता है, वॉल एक्ट एज ए ऑब्जर्वर और वॉल एक्ट एज ए सोर्स ऑल्सो। उसने वापस फ्रीक्वेंसी क्या भेज दी, F2, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो F2 जो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो इसकी वजह से ऑब्जर्वर पे एक और फ्रीक्वेंसी आएगी F3। F3 फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर पाएगा अब ड्यू टू वॉल, तो वो क्या आ गया, अब उसके लिए क्या हो गया, देखो F2 रहा और उसके लिए ऑब्जर्वर क्या हो गया, मोशन में आ गया। ऑब्जर्वर मोशन में आ गया तो V उसके पास जा रहा है सोर्स के, तो प्लस VO, वॉल इज एट रेस्ट तो V प्लस माइनस 0, ये 0 आ गया बिकॉज सोर्स वॉल हो गई, वॉल की स्पीड ले रहे हैं, वॉल ही VS है तो वो 0 हो गया। F3 की वैल्यू देखो क्या आ गया आपके पास, इट इज F2 टाइम्स V प्लस VO ओवर V, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। नाउ व्हाट यू विल डू, F2 से जब F3 निकालोगे तो F2 में फॉर्मूला वाला ये डाल दोगे वहां पे, F3 क्या आ गया देखो, F3 इज, F2 के लिए क्या होगा, F इंटू V ओवर V माइनस VS, और ये क्या हो गया, V प्लस VO बाई V, V से V कैंसिल हो गया, बाकी फॉर्मूले में वैल्यू बच गई। ये क्या आ गया देखिए आपके पास, दिस इज F टाइम्स V प्लस VO ओवर V माइनस VS, तो ये रिजल्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो दिस पैटर्न वी कैन डू, करेक्ट। तो देखिए आपको तीन फ्रीक्वेंसी मिली, F1, F2 एंड F3। तो ऑब्जर्वर इज गेटिंग व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर इज गेटिंग, ऑब्जर्वर इज गेटिंग टू फ्रीक्वेंसीज, एक डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या पा रहा था वो F1, पहले क्या पा रहा था डायरेक्ट F1, और दूसरी क्या पा रहा है F3। तो ऑब्जर्वर दो फ्रीक्वेंसी पा रहा है F1 एंड F3, F3 ये था, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया F3 माइनस F1 का मॉड, तो ये आपको बीट फ्रीक्वेंसी यहां पर मिल जाएगा। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू रिलेट द अपरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हेन देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ वॉल ऑल्सो, एक वॉल आ जाती है तब हम कैसे केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज, और इस पे जो कॉन्सेप्ट है इस पे आप रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हो, कैसे आया। अब वन मोर एस्पेक्ट कैन बी देयर, कई बार डॉपलर इफेक्ट में आता है क्या कि सिस्टम इज इन एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी वगैरह क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, कार का भी एक्सेलरेशन है और ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन है, तब हम डॉपलर इफेक्ट क्या लेते हैं, फॉर्मूला तो स्पीड के लिए, तो विल टेक ऑब्जर्वर की वेलोसिटी स्पीड जब साउंड वाज क्रिएटेड, विल टेक सॉरी ऑब्जर्वर की स्पीड व्हेन साउंड इज रिसीव्ड, विल टेक सोर्स की स्पीड व्हेन साउंड वाज क्रिएटेड। तो एक्सेलरेशन के साथ सोर्स की स्पीड कब लेंगे, जब सोर्स से साउंड क्रिएट हुआ, ऑब्जर्वर की स्पीड तब लेंगे जब उसने साउंड को रिसीव किया, तो वो फार्मूला में आ जाएगा, तो उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके भी क्वेश्चन आए कभी कभी एडवांस लेवल पर, टफ लेवल पे, तो हम कर सकते हैं। इट वाज फॉर दिस डॉपलर इफेक्ट, इस पे आप काफी क्वेश्चन कर सकते हो, इससे काम बन जाएगा। नाउ ये तो हो गया डॉपलर इफेक्ट की बात। इसी में इन कंटिन्यूएशन एक और छोटी सी चीज आती है, मैं बता दूं आपको, दैट इज कॉल्ड इको। इको का कॉन्सेप्ट भी सम टाइम इट इज आस्क्ड, इको भी कई बार पूछ देता है जे मेंस लेवल पे और एडवांस लेवल पे भी, इको ऑफ द साउंड क्या होता है। इको ऑफ साउंड इफेक्ट आपने देखा भी होगा कि जैसे मान लो हम किसी हिल एरियाज में जाएं, हमारा कोई फ्रेंड है उसका नाम है मिस्टर राम, हमने बोला राम राम राम, एक बार राम बोलो, 4 बार राम राम की आवाज वापस आई, आपने बोला हेलो 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 हेलो, तो इको आया। आपने एक बार हेलो बोला, 5 बार डिफरेंट हिल से आवाज रिफ्लेक्ट होके आती है,
उसका वो इम्पैक्ट जो आता है बार बार साउंड को वापस रिफ्लेक्ट होके आना, दैट इज कॉल्ड इको। तो इको इज हर्ड, इको क्या होता है? इको इज हर्ड व्हेन टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल and reflected sound reaching the observer is more than 1/10 सेकेंड। जब भी ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 1/10 सेकेंड होगा, तब इको आपको सुनाई पड़ता है। एंड दिस 1/10 सेकेंड का इंपॉर्टेंस मैंने बताया था इन बीट फिनोमेना। टू हियर द टू कंसेक्यूटिव साउंड्स वी शुड हैव अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/10 सेकेंड, बिकॉज हमारा ह्यूमन ईयर का ड्रम और ब्रेन उसको रिसीव करने में इसका नर्वस सिस्टम 1/10 सेकेंड लेता है। तो वो टाइम इंटरवल होना चाहिए, तभी आपको इको वाली आवाज़ आती है। इवन इन ए लार्ज रूम थिएटर आप टेस्टिंग माइक 1 2 3 करो तो उसमें आवाज़ भी रिवर्बरेट करती है, वापस आती है। तो अगर मैं ये कह दूं कि व्हाट शैल बी द मिनिमम डिस्टेंस साइज ऑफ द हॉल जहाँ पे इको सुनाई पड़े, तो मान लो कोई एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, उसने कोई आवाज़ क्रिएट की, ये दूर तक गया, इधर दीवार से टकराया और वापस आ रहा है, दूर तक गया फिर वापस आ रहा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आवाज जाए और वापस आ जाए, दोनों मिलकर जो टाइम इंटरवल आ जाए डेल्टा टी, दैट शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10 सेकेंड। लिमिटिंग केस में मान लो 1/10 सेकेंड। तो मिनिमम लेंथ ऑफ दी हॉल वो हम लोग गेस कर सकते हैं। तो जो टाइम हो गया एल आगे गया एल पीछे आ गया, तो 2L अपॉन स्पीड ऑफ साउंड क्या कर दो 340, that shall be 1/10 second. तो 1/10 is equal to 2L upon V is 340, 0 0 got cancelled। तो लेंथ ऑफ द रूम कितना पा गए आप? Here we'll get the minimum length of the room is 34/2, it is 17 मीटर। तो 17 मीटर से बड़ा अगर हॉल होगा तो हमेशा उसकी इको सुनाई पड़ेगी। तो हॉल लेंथ जो होगा वो 17 मीटर से बड़ा हो, मतलब 20 मीटर एंड अबव की अगर हॉल है तो वहाँ पे आपको इको सुनाई पड़ जाएगा। आप हिल एरियाज में जब जाते हो तो माउंटेन्स दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर्स लाइक दैट, तो इको में थोड़ा टाइम मिल ही जाएगा आपको, डिफरेंट टाइप पे इको सुनाई पड़ सकते हैं। इट इज दिस, तो ये आप इसका आइडिया ले सकते हो कि कब इको सुनाई पड़ता है इन द सेम हॉल। अब क्या करो, आप इसमें फर्नीचर डाल दो बहुत सारे, सेम हॉल में बड़े बड़े अलमीराज डाल दो, अभी को सुनाई नहीं पड़ा। तो दैट लेंथ शुड बी ऑफ दिस मच, तभी हम आपको वो इको ऑफ द साउंड इफेक्ट मिलता है। इस पे मतलब कि मैं ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूँ, जैसे मान लो आपने कहीं पे हिल एरिया में गए, दिस इज द हिल, आपको जानना है कि कितनी दूर पे हिल था, आपने कोई आवाज़ क्रिएट की, हेलो 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 करके आपने आवाज़ क्रिएट की, वो वापस होके ऐसे आ रहा है, और मान लो मैं कहता हूँ डेल्टा टी यहाँ पे जो आ गया वो 1/4 सेकेंड है। तो कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम हियर? बताओ, इफ इको इज हर्ड आफ्टर 1/4 सेकेंड, तो व्हाट द डिस्टेंस ऑफ हिल बताओ। स्पीड ऑफ साउंड क्या ले लो 340 मीटर पर सेकेंड करिए, तो टाइम क्या हो गया 2D अपॉन स्पीड 340, ये क्या हो गया 1/4 इक्वल टू दिस। अब आप यहां देखिए तो आप क्या कहोगे, दिस इंप्लाइज दैट D इक्वल टू 340 ना बाई 8 ना, 340/8 है, 340/8। तो ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, दिस इज 170/4 नहीं, फर्दर आप वैल्यू निकाल सकते, तो 170 मतलब 85/2, तो ये हो गया 42.5 मीटर्स पे हिल था, करेक्ट। हो सकता है उसकी विसिनिटी में कोई और एक हिल रहा हो, दूसरा जो हिल 2 था, मान लो कदे एक हिल 2 था एट ए सर्टेन डिस्टेंस D2, क्या होगा अगर टाइम इंटरवल वहां से आता हो 2 सेकेंड्स आ रहा था,
कोई हिल 2 था एट ए डिस्टेंस d2 जहां से इको वाज हर्ड आफ्टर 2 सेकेंड्स। एक सेकंड में आवाज गई, एक सेकंड में आई, तो यहाँ पे जो d2 आ जाएगा, आप खुद देख लो, एक सेकंड में आवाज दूर तक जाने में 340 मीटर्स, तो 340 मीटर्स का गैप ऐसे आ सकता है। तो हम इको इफेक्ट, इवन द सेम थिंग इज यूज्ड इन सोनार, द शिप्स आर यूजिंग द डेप्थ, कि कितने समय बाद दैट इंफ्रारेड रेस एंड दे आर कमिंग बैक ना, अल्ट्रासोनिक रेस कुछ भी ऐसी होती है वापस आती हैं, तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था। दिस इज द बेसिक ऑफ योर फ्रीक्वेंसी हर्ट। क्लियर? इसी पे एक क्वेश्चन मैं और लूँगा, थोड़ा सही सा है, जिसको जेई मेंस लेवल पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। सपोज आई से दिस इज द हिल एंड देयर इज ए कार। अब ये कार मोशन में है, दिस कार इज इन मोशन विद स्पीड v, ठीक है, and this hill is at a distance of 900 meters. Hill is at a distance of 900 meters. करेक्ट ना, ये चीज था। अब मान लो कहते हैं यहाँ पे अगर दिस ये जो यहाँ पे व्हीकल है, अब आप देखिएगा यहाँ पे ये 900 मीटर्स पे है, 900 मीटर्स, एंड दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड v। तो स्पीड ऑफ कार क्या होगी, ये इधर जा रही है, सच दैट इको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड बाद इको सुनाई पड़ रहा है, समझ गए? स्पीड ऑफ कार को जानना है। हैड द कार बीन एट रेस्ट, सोचो कार रेस्ट पे होती, अगर कार एट रेस्ट पे होती तो क्या होता, जो टाइम लगता, तो 900 बाई 1800 नहीं बाई 340, ये कितना आता, 1800 बाई 340 देखो कितना आ रहा है, 180 बाई 34, 5.29 सेकेंड, 5.3 सेकेंड। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 5 सेकेंड, मतलब कार कुछ डिस्टेंस आगे चल जा रही है। तो इफ इको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब कार कुछ आगे जा चुकी है, यहां पे आके कार को यहां पे आपके इको सुनाई पड़ा, तो ये कार से ये चला और वापस आया यहां पे। तो आप देखो इसको यूज करते हो, कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ कार, बताओ। तो कार रेस्ट पे नहीं, थोड़ा आगे चली गई, तो आपको देखो ऐसे गई और हिल से वापस आगे यहीं कहीं मिला, थोड़ा सा गैप रह गया, तो व्हाट इज स्पीड ऑफ कार, जब बताओ तो। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर यू विल टेक इट एज 340 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार दैट यू कैन गेस, तो चेक करिए क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। तो टाइम इंटरवल इज 5 सेकेंड्स। अब टोटल डिस्टेंस जो है ना, अब आप देखिएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5 सेकेंड में हम लोग क्या कर पाए, टोटल डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस होगा 900, आगे गई आवाज फिर वापस आई, तो 900 माइनस 5 सेकेंड इंटू स्पीड ऑफ कार को v मान लो, कुछ आगे चला गया कार से, तो टोटल डिस्टेंस ये बचा। इसको किसने कवर किया, स्पीड ऑफ साउंड ने 340 मीटर पर सेकेंड से। तो वैल्यू क्या आगे देखो, 1800 माइनस 5v बाई 340 इक्वल टू 5। सॉल्व करो इसको, देखो क्या आ रही स्पीड ऑफ कार। इफ आई सॉल्व दिस, तो 5 इंटू 340, तो आप चेक करिए, तो दिस वैल्यू इफ आई से, तो 340 इंटू 5 1700 ही आएगा ना शायद, इक्वल टू 1800 माइनस 5v, इट इज दिस। तो आप देखोगे 100 इक्वल टू 5v, तो स्पीड ऑफ कार क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो दिस थिंग वी गॉट।
तो आप देखो एक सिंपल क्वेश्चन से हमने वी गॉट द आइडिया कि किसी हिल के सामने ये कार जा रही है तो इसका इको इफेक्ट क्या आ जाता है। तो दिस ऑल्सो वी हैव एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि इको इफेक्ट क्या होता है, हाउ डज इट हैपन, और उसका एक यूज आ गया। करेक्ट, ये चीज हम लोग देख सकते थे। इको इफेक्ट कहीं भी करना होगा, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो कंस्टेंट है कि 1/10 सेकेंड, कोई अदर एनिमल है, डॉग है, बैट है, तो उनकी अलग अलग अपनी एफिशिएंसीज होती हैं, तो अकॉर्डिंगली इट कैन चेंज ऑल्सो। ठीक है, ये भी एक इफेक्ट था आपका इको। नाउ अब इसमें एक चीज और देखना चाहते हो, लाउडनेस ऑफ साउंड भी एक कॉन्सेप्ट आता है। लाउडनेस ऑफ साउंड छोटा सा टॉपिक है। लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट डज इट सी। हम कोई आवाज बोलते हैं, आवाज ऊंची कर देते हैं, आवाज लाउडर जो हुई, तो देखो मैं कहता हूं कि सुनाई वाले जो इम्पैक्ट होते हैं ना, हमारे सुर भी साथ होते हैं, बस अलग अलग वेरिएशंस में से देखते हैं, उसमें अलग अलग फिर से पैटर्न अलग बात है, बट जितना वेरिएशन विजुअल इफेक्ट में है उतना वेरिएशन ऑडियो में नहीं है। इसलिए टीवी क्या होता है, महंगा होता है, वीडियो कॉल वो सब जो होगा वो महंगा, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कंपेयर टू ऑडियो। आई मीन टू से लाउडनेस ऑफ साउंड जो हम देखते हैं तो वहाँ भी एक क्राइटेरिया यूज किया जाता है कि हाउ द साउंड कैन बी लाउडर एंड ऑल। तो लाउडनेस ऑफ साउंड को जब भी हम देखते हैं तो इट इज रिटन एज साउंड लेवल, तो कितने गुना हाइयर हुआ, बस ये देखते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इट इज यूज्ड एज log of I by I naught. I and I naught are the intensities, और इसको साउंड लेवल की बात करें, साउंड लेवल इज SL रिटेन। I naught is minimum intensity of sound, minimum intensity of sound heard। एक ह्यूमन ईयर क्या मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड सुनता है, वही क्या कहा जाता है, I naught। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी, आप 100 मीटर दूर चले जाओ तो मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। तो आप धीरे धीरे जब पीछे जाओगे तो एक समय बाद मेरी आवाज़ का कोई इम्पैक्ट आपके कानों पे नहीं आएगा। तो वो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जब तक सुनाई पड़ता है, दैट वैल्यू इज हाउ मच डू यू नो, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इससे कम इंटेंसिटी का साउंड होगा तो कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, ये याद रखना। अब इससे कोई आवाज कितनी गुना है, बस इतना ही हम पढ़ते हैं, कितना ज्यादा नहीं, कितने टाइम हाइयर है इंटेंसिटी उसको पढ़ते हैं, कितना ज्यादा नहीं, प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड। तो वो I by I naught का रेशियो ये देता है। मान लो समवेयर I की वैल्यू मैं देता हूं 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो मेरा साउंड लेवल आएगा वो क्या आगे देखिए, log टू द बेस 10 I by I naught रख दीजिए आप। तो ये जो वैल्यू आ गई log टू द बेस 10, I की वैल्यू होगी 1 over 10⁻12। तो ये क्या होगा देखो, log 10⁻12 टू द बेस 10। तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। तो व्हाट द यूनिट ऑफ साउंड लेवल, साउंड लेवल की जो यूनिट होती है इट इज बेल। क्या यूनिट होती है, बेल। लाउडनेस की यूनिट किसमें देखते हैं हम लोग, बेल। ग्राहम बेल का नाम सुना था, ग्राहम बेल के ही ऑनर में ये बेल वाली बात कही गई, फॉर हिज टाइटल। तो ये बेल वाला टर्म यहाँ पे आ गया, तो 12 बेल कहेंगे हम लोग। नाउ इसी में एक और आता है यूनिट डेसीबेल। तो ज़्यादा जो फॉर्मल हम लोग यूज करते हैं यूनिट्स, दे आर डेसीबेल। तो एक बेल में कितने डेसीबेल हो सकते हैं, 1 बेल में हाउ मेनी डेसीबेल, एक मीटर में कितने डेसीमीटर, एक मीटर में कितना डेसीमीटर, एक मीटर में 10 डेसीमीटर। तो एक बेल में कितने डेसीबेल, 10 डेसीबेल, ये याद रखिएगा। जैसे एक मीटर में 10 डेसीमीटर, वैसे एक बेल में 10 डेसीबेल। हेंस साउंड लेवल का एक और स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला आ गया, 10 log I by I naught। नाउ इट इज द यूनिट फॉर साउंड लेवल, और इसकी जो वैल्यू आती है, हम डेसीबेल को dB में लिखते हैं। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एनीवेयर आप जाओगे तो ये डेसीबेल में यूनिट दी जाती है।
तो डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड लेवल इंटेंसिटी, लाउडनेस, एंड 1 बेल से ही 1 डेसिबल की बात कहेगी। तो ये एक लाउडनेस ऑफ साउंड की छोटी सी बात थी। और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंटेंसिटी कैसे रिलेट करते हैं, थोड़ा देखो। मान लो मैं कहता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि एनी साउंड हैज ए साउंड लेवल ऑफ 20 डेसिबल, करेक्ट। कैन यू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई, क्या था? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आई विल से पुट इन द फॉर्मूला 20 डेसिबल इक्वल टू, देखो 10 टाइम्स लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट, दैट्स ऑल। तो 20 बाई 10 तो हो गया 2 इक्वल टू लॉग ऑफ आई की वैल्यू जो थी आपके पास पता ही है, आई मुझे निकालना था, और आई नॉट कितना आपके पास, दैट इज 10⁻⁻12, ठीक है। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी आई? तो अब आप देखिए, अगर ये चीज आ रहा है द होल टर्म 10 टू द पावर, यहां पे बेस 10 था, आप देखो दिस वैल्यू इज लॉग बेस 10 टाइम्स आई ओवर 10 टू पावर -12, ये दिया गया। तो होल वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू 2 आनी चाहिए, है कि नहीं? मतलब कि ये वैल्यू जो आनी चाहिए आपके पास, देखो कि बेस 10 है तो 10⁻2 इज दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, चेक करो यहाँ पे, व्हाट कैन यू से इंटेंसिटी में? तो 10⁻2 इट इज 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बाई आई नॉट। तो अब आप क्या पा गए यहाँ से, दिस वैल्यू विल गेट इट एस, आई की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट हो गया 10⁻⁻12 इंटू 100, कल क्या 10⁻⁻10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए आपको आई की वैल्यू आ गई, है कि नहीं? इट विल बी दिस। तो आपने 20 डेसिबल पे रिजल्ट देख लिया। चलो एक और करो, सम मोर क्वेश्चन इफ आई से कि आपके पास अगला जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं जहां पे साउंड लेवल की वैल्यू 100 डेसिबल है, कितना है 100 डेसिबल, इसकी इंटेंसिटी बताओ। इफ इट इज 100 डेसिबल तब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो भी हम लोग देख सकते हैं। नहीं, सेम फॉर्मूला लगाइए, फॉर 100 डेसिबल इंटेंसिटी, same formula if I apply, just see 100 decibel is equal to 10 log of I by I naught की वैल्यू 10⁻⁻12 to the base 10। तब आप देखिए वन ऑफ द जीरो गॉट कैंसिल्ड, तो 10 is equal to log of 10 to the base I by I naught is 10⁻⁻12, नहीं तो 10⁻10। तो आप देखो 10⁻10 की वैल्यू क्या होगी, तो 10⁻10 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, I बाई आई नॉट। आई नॉट कितना है 10⁻⁻12। तो यहाँ से क्या पा गए आप, दिस वैल्यू इज आई इक्वल टू 10⁻⁻12 प्लस 10 की वैल्यू क्या है 10⁻⁻2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। इंटेंसिटी को हम ऐसे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड दिस, जैसे क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स जो होते हैं दिवाली टाइम में आप क्रैकर्स छोड़ते हो तो बोला जाएगा इसकी इंटेंसिटी 120 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या 200 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज ए बॉम्ब। बम कौन छोड़ता है, आतंकवादी, जेल में ले जाएगा। तो वो चीज़ क्रैकर्स की हमेशा, या साउंड हॉर्न जो होता है आपका, द व्हीकल्स की जो हॉर्न का जो प्रेशर होना चाहिए वो भी एक सर्टेन मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड इलीगल मान लिया जाता है। तो दिस वाज समथिंग फॉर साउंड लेवल इम्पैक्ट एंड ऑल, ये चीज़ भी, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग अप्लाई कर सकते थे। ऑल इट वाज फॉर साउंड इफेक्ट।
The next class, next chapter, something new we'll do. Thank you.